Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear student, I hope all you're fine and safe. This is lecture number 12, database system, and chapter name is a relation model and normalization. As I told you in the previous lecture that where we discuss weak entity and strong entity, and I told you in that lecture that inshallah in the next lecture we will discuss normalization, which is the most form and important topic in a database. Okay, so let's start. In the very first bullet, I have included definition of normalization. Again, in the second bullet, it will define normalization. So let's read. Normalization is a process of organizing the data in database to avoid data redundancy, insertion anomaly, अपडेट इनॉर्मली एंड डिलीट इनॉर्मली। ओके, नॉर्मलाइजेशन हमारे पास एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम डेटाबेस के अंदर टेबल से रिडेंडेंसी और जो हमारे पास इंसर्शन डिलीशन अपडेशंस में जो इनॉर्मलीज जो इश्यूज आती है तो उसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास नॉर्मलाइजेशन के तीन फॉर्म पढ़ते हैं नॉर्मली। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म, सेकंड नॉर्मल फॉर्म एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, ये तीन हम पढ़ेंगे और इसके रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो भी पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरे डिफिनीशन में यहाँ पे लिखा है, बुलेट में लिखा है कि normalization is a database design technique that reduces data redundancy and eliminate undesirable characteristic like insertion, update and deletion anomalies। ठीक है, अगेन यहाँ पे वही जो है डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, वही अंडरस्टैंडिंग हम लोग मतलब ले रहे हैं इससे कि हम डेटाबेस के टेबल से रिडेंडेंसी और जो हमारे पास इंसर्ट अपडेट डिलीट में जो इश्यूज जो इनॉमलीज आती है तो वो इश्यूज जो है हम नॉर्मलाइजेशन के ज़रिए रिमूव करते हैं। ठीक है, इनॉमलीज हमारे पास कितने टाइप की होती है और डेटाबेस में वो कौन कौन सी इनॉमलीज है, किस तरह होती है, विद एग्जांपल वी विल स्टडी स्टेप बाय स्टेप। ओके, सो यहाँ पे लिखा है कि हमारे पास तीन किस्म के तीन बड़े टाइप है इनॉमलीज के डेटाबेस में। ठीक है, पढ़ते हैं बुलेट से। देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ इनॉमलीज एज आई टोल्ड यू, सो दैट occur when the database is not normalized. Okay, so they included that we will face the issue of anomalies, which are the three main categories. Okay, we will face if the table is not in a normalized form. Okay, so आगे लिखा है कि there are insertion, update एंड डिलीशन एनोमली। ये तीन हमारे पास बड़े एनोमलीज हैं जो कि हम इंसर्शन, अपडेट और डिलीट में हम क्या करते हैं, वहाँ पे ये इश्यूज, ये प्रॉब्लम हमें आ सकती है। ठीक है, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड दिस। अब प्रैक्टिकली एग्जांपल की तरफ जाते हैं और वहाँ पे डिस्कस करते हैं वन बाय वन कि हमारे पास जो है अपडेट, इंसर्ट और डिलीट ये कौन कौन सी इनॉमलीज है और ये किस तरह हमारे पास डेटाबेस में आती है, किस तरह हम इसको रिमूव करेंगे नॉर्मलाइजेशन के ज़रिए। तो हमारे पास जो इनॉमलीज एग्जांपल्स हैं, यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी स्टोर है और इसका एक टेबल है हमारे पास डेटाबेस का। ठीक है, एम्प्लॉय टेबल है जिसमें डिटेल के तौर पर हमारे पास चार एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, so the first one attribute contain employee ID, second is employee name, uh, third is employee address, and the fourth one is employee department. So through the first attribute employee ID we can assign ID to each employee in that manufacturing company database table. Okay, through employee name is included here in the text form that we can assign a name to uh, an employee inside the table. The third one is employee address attribute, and it will contain address of each attribute, each employee,
and each cell will contain which hold the address data. Okay. The fourth one is employee department, जहाँ पे एम्प्लॉई का जो डिपार्टमेंट है वो स्टोर होगा कि ये जो एम्प्लॉई है ये कौन से डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है। ठीक है, ये हमारे पास चार एट्रीब्यूट है। हमने डेटाबेस लिया है और अब इसमें हम क्या करते हैं, ये वन बाय वन जो इनॉमलीज है ये पढ़ते हैं, ये स्टडी करते हैं कि ये किस तरह इसमें मतलब हम फेस करते हैं, इसमें आ सकती है। तो ये हमारे पास ये टेबल है अभी जो हम लोगों ने डिस्कस की। ठीक है, इसके चार एट्रीब्यूट्स हैं, आप देख सकते हैं। ठीक है, सॉरी ये हमारे पास अगर आप देखें फर्स्ट एट्रीब्यूट है एम्प्लॉय आईडी और ये हमारे पास डिफरेंट आईडीज़ है। द सेकंड एट्रीब्यूट इज़ which hold the title is employee name and there are 5 names, okay, 5 employees। उसके बाद हमारे पास एम्प्लॉय एड्रेसेस हैं और यहाँ पे जो है ये सारे उसकी एड्रेसेस है, ये डिपार्टमेंट्स है, उसके नंबर्स है। नीचे उसके बॉटम में यहाँ पे मैंने लिखा है कि द अबाउट टेबल इज़ नॉट इन नॉर्मलाइज फॉर्म, ये हमारे पास नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं है। ठीक है, वी विल सी द प्रॉब्लम दैट वी फेस व्हेन अ टेबल इज़ नॉट नॉर्मलाइज। अब नेक्स्ट एनोमलीज में हम ये पढ़ेंगे कि ये अगर नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं है तो इसमें कौन कौन सी ये जो एनोमलीज है हम बार बार पढ़ते हैं कि ये इश्यूज़, ये प्रॉब्लम इसमें आती है। तो वो कौन कौन सी प्रॉब्लम है जो कि इसमें आ सकती है या हम फेस करते हैं जब डेटा डिलीट करेंगे, इंसर्ट करेंगे और अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले अपडेट से और एग्ज़ाम्पल हम इसका लेंगे। ठीक है, सारा डेटा जो है हम यहाँ पे वो लिंक करेंगे, एसोसिएट करेंगे, इसके रिलेशन बनाएंगे एक एक इनोमली से। ठीक है, तो अपडेट इनोमली फर्स्ट बुलेट कंटेन द डेटा दैट इन अ टेबल वी हैव 2 रोज। ठीक है, इसमें 2 रोज है फॉर एम्प्लॉय रिक जो है एज द बिलोंग टू 2 डिपार्टमेंट ऑफ द कंपनी। यहाँ पे आप देखें ये रिक जो है उसकी एम्प्लॉय आईडी 101 है, 101 है। ठीक है, नेम आप यहाँ पे देखें, ये एड्रेस इसका दिल्ली है, एड्रेस अगेन इसके दिल्ली सेम है, लेकिन ये जो है दो डिपार्टमेंट से इसका वो ताल्लुक़ है, ये 2 डिपार्टमेंट में रजिस्टर्स है। ठीक है, अब इशू इसमें किस तरह आता है, चले पढ़ते हैं नेक्स्ट बुलेट में। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा कि अगर मैं डेटा चेंज करूँगा इस रो में, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मैं अगर डिपार्टमेंट चेंज करूँ तो ये डिपार्टमेंट तो सेम है। ठीक है, तो इसमें ये इश्यूज आता है। इनकन्सिस्टेंसी हम लोगों ने पढ़ा था बिल्कुल शुरू के लेक्चर्स में कि अगर मैं एक जगह पे डेटा चेंज करूँगा तो दूसरी जगह पर भी वो क्या होगा, मैंने चेंज करना होगा। दूसरा बुलेट पढ़ते हैं, मैं फिर समझाता हूँ कि इसमें क्या है। इफ़ यू वांट टू अपडेट द एड्रेस ऑफ अ रिक देन वी हैव टू अपडेट द सेम इन 2 रोज। एक रो में रिकॉर्ड में चेंज करेंगे तो उसका दूसरा रो जो है, तीसरा रो, फोर्थ रो अगर मौजूद हो तो उसमें भी करेंगे। ठीक है, और द डेटा विल बिकम इनकन्सिस्टेंट। मैंने बताया ना आपको कि बिल्कुल शुरू के लेक्चर्स में हमने ये सारे जो इसके रिलेटेड जो चीज़ें हैं ये पढ़े थे हम लोगों ने। तो इनकन्सिस्टेंसी इसमें आती है कि मैं हर जगह पे क्या करूँगा, चेंज करूँगा। तो ये एक इश्यूज़ है कहाँ पे, अपडेट इनोमली इसको कहते हैं डेटाबेस में, अगर हमारे पास डेटाबेस जो है वो नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं है। थर्ड बुलेट पढ़ते हैं, इफ़ समहाउ अगर किसी तरीके से द करेक्ट एड्रेस गेट अपडेटेड इन वन डिपार्टमेंट बट नॉट इन अदर देन इज पर द डेटाबेस रिक वुड बी हैविंग 2 different addresses, okay, which is not correct and would lead to inconsistent data। सेम मीनिंग है जिस तरह मैंने आपको बताया सेकंड बुलेट में कि पहले तो हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि दोनों जगहों पे होगा, या चले हम लोगों ने एक रो में चेंजेस की, दो में चेंजेस की, हमारे पास मल्टीपल रोज़ में रिक का डेटा मौजूद है। ठीक है, तो क्या होगा, फिर भी अगर हम लोग किसी तरह से कामयाब हुए एक डेटा एक जगह पे चेंज करने में तो दूसरी जगह पे अगेन वही क्या होगा, कंसिस्टेंसी इशू आएगा, यही कि हमने वहाँ पर भी चेंज करने होंगे। ये अपडेट इनोमली है, अपडेट इशू है इसमें। ठीक है, क्यों, क्योंकि डेटा हमारे पास, टेबल हमारे पास नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं है।
अब इंजर्शन एनोमली पढ़ते हैं। सो इंजर्शन एनोमली, सपोज a new employee joined the company who is under training and currently not assigned to any department. When we would not be able to insert the data in the table if employee department field doesn't allow null. मैं आपको बताता हूँ, अगर हमारे पास यहाँ पे एक न्यू एम्प्लॉय आ जाता है, ठीक है, और वो ट्रेनिंग में है, तो उसका डेटा यहाँ पे किस तरह हम स्टोर करेंगे? हमें किस तरह पता चलेगा कि ये इसका ताल्लुक जो है ये इस ABCD जितने भी ये डिपार्टमेंट है, इस डिपार्टमेंट से उसका ताल्लुक है। ये नंबर 2, यहाँ पर ये कंस्ट्रेंट भी है कि हम डिपार्टमेंट को नल जो है वो नहीं बना सकते। देखें, फील्ड डजंट अलाउ नल, आखिरी यहाँ पे लिखा है। इसका मतलब ये है कि एक आपके पास डिपार्टमेंट जो है, एक एम्प्लॉय का डिपार्टमेंट आपको नहीं है मालूम, ठीक है, क्यों? वो ट्रेनिंग में है। चलिए ठीक है, तो अगर वो ट्रेनिंग में है तो मतलब उसको हम नल छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे दूसरी कंस्ट्रेंट क्या है? दूसरी कंस्ट्रेंट वहाँ यहाँ पे ये है कि वो जो सेल है उसको आप नल नहीं छोड़ सकते, तो फिर तो हम नहीं इंसर्ट कर सकते उस एम्प्लॉय का रिकॉर्ड, क्यों? वो कंप्लीट नहीं है, अभी तक डिपार्टमेंट उसको असाइन नहीं हुई है, ठीक है। सो दिस एनोमली इज इंसर्शन और इंसर्ट एनोमली, इंसर्ट इशू, इंसर्ट प्रॉब्लम इन अननॉर्मलाइज टेबल इन अ डेटाबेस, ठीक है। ये हमारे पास अननॉर्मलाइज जो टेबल है उसमें इंसर्शन एनोमली, इंसर्शन प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो डिलीट एनोमली है, थर्ड एनोमली है। हम लोगों ने शुरू में पढ़ा कि यहाँ पे हमारे पास 3 बड़े टाइप है एनोमलीज़ के, प्रॉब्लम के, इश्यूज़ के। तो ये वो थर्ड एनोमली है, ठीक है, डिलीट एनोमली। सपोज़ फर्स्ट बुलेट, ठीक है, इधर से पढ़ते हैं, मैं फिर बताता हूँ आपको कि इसमें क्या कहता है, उसका इसका मतलब क्या है। सपोज़ इफ़ at a point of time the company close department D890, then deleting the rows that are having employee department as D890 would also delete the information of employee Maggie since she is assigned only to this department। यहाँ पे कह रहे हैं कि ये टेबल ज़रा आप देखें, ये जो हमारे पास मैगी है और ये डिपार्टमेंट D890 है, तो सिर्फ इस पूरे में आप अगर देखें तो सिर्फ ये डिपार्टमेंट इसी एक एम्प्लॉय को असाइन हुई है। और सपोज़ मैं ये डिपार्टमेंट डिलीट करना चाहता हूँ, तो जैसे ही मैं ये डिलीट करूँगा तो ये पूरा इंफॉर्मेशन मेरे पास जो एम्प्लॉय का है ये पूरे के पूरे डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और ये हमें डिलीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये मतलब हम रिकॉर्ड में रखेंगे अपने पास और हमारे काम आ सकती है बाद में, ठीक है। तो ये हम क्यों डिलीट करेंगे? तो इस तरह का इशू जो है वो डिलीट एनोमली में आती है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास नॉर्मलाइज फॉर्म में ये टेबल नहीं होती, इस वजह से इसमें ये सारी इश्यूज आती है, ठीक है। अब वन बाय वन ये जो इंसर्शन, अपडेशन और डिलीशन की एनोमलीज है ये किस तरह सॉल्व करेंगे। नीचे यहाँ पे मैंने लिखा है इस बुलेट में कि अगर हमने इन तीनों एनोमलीज को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, हम डेटा को नॉर्मलाइज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में हम लोगों ने नॉर्मलाइजेशन की जो है वो स्टार्ट की है और उसमें हमारे पास बहुत से एडवांटेजेस है। ये सारे एनोमलीज जो इश्यूज़ है, प्रॉब्लम्स हैं, वो उसमें सॉल्व है, ठीक है। इंसर्शन एनोमली, ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि here you see movie rented column has multiple value, now let's move into first normal form। यहाँ पे इसका ये टाइटल जो है, इसका टाइटल एसेंशियल एनोमली नहीं है, और अगर आप देखें तो ये आप चेंज भी कर सकते हैं, मतलब कि द टेबल इन अननॉर्मलाइज फॉर्म, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ये नॉर्मलाइज फॉर्म में नहीं है और इसको किससे कैसे हम नॉर्मलाइज फॉर्म में लेके जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें इसमें फुल नेम है फर्स्ट एट्रीब्यूट, दूसरा जो है वो हमारे पास फिज़िकल एड्रेस है,
ठीक है। तीसरा मुई रेंटेड है। और चौथा हमारे पास ये सैल्यूटेशंस है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें तो नाम बिल्कुल सही है, इसमें एक नाम है और एड्रेस जो है एक बंदे की एड्रेस है। लेकिन ये जो मूवी रेंटेड है, आप देखें इसमें मल्टीपल रिकॉर्ड है, ठीक है। ये पायरेट ऑफ द सीरीबियंस और क्लैश ऑफ द टाइटन्स, ये हमारे पास दो इसमें क्या है, रेंटेड है। तो ये फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। हम किस तरह इसको फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में लेके जाएंगे? तो अगर हम लोगों ने ये इसी तरह ये रिकॉर्ड दे के ये भी एम्बिगुअस है, ठीक है, इसको किस तरह नॉर्मलाइज फॉर्म में लेके जाएंगे? तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक अलग रिकॉर्ड बनाएंगे इस टेबल में और इस टेबल में। आप फ़र्क देखें, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 1 2 और 3, टोटल 3 रिकॉर्ड है, 3 एम्प्लॉय है, 1 2 और 3। ये आखिरी वाला तो ठीक है, इसका ये एक रिकॉर्ड है, ये है, और आखिर में ये वाला जो है हमारे पास क्या है, एक एक रिकॉर्ड है। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया है, इसमें वो जो यहाँ पे एम्बिगुअस डेटा थी वो सारा हम लोगों ने क्या किया, उसको हम लोगों ने क्लीन किया। वो जो इंजर्शन एनोमलीज थी जिसने डेटा को इंसर्ट किया था और एक ही जगह पे उसने किया था, तो हम लोगों ने क्या किया, उसको बिल्कुल सेपरेट किया। अब आप देखें बिल्कुल ये फर्स्ट 1 रिकॉर्ड है, 1 मतलब एलिमेंट्स है, ये भी एक एलिमेंट है, ये भी एक एलिमेंट है, ये सारे देखिए आप एक एक एलिमेंट में हम लोगों ने क्या किए, सेपरेट किए। तो ये इश्यूज था इसमें, ठीक है, जिसकी वजह से ये सारी एनोमलीज हम फेस कर रहे थे। ये हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में हम लोग लेके गए, ठीक है। ऊपर अगर आप देख ले यहाँ पे एक दो बुलेट्स है, ईच टेबल सेल शुड कंटेन अ सिंगल वैल्यू। फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म के लिए शर्त क्या है कि हर सेल में एक एलिमेंट होगा, उसमें एक वैल्यू होगी, ठीक है, उसमें एक ऑब्जेक्ट होगा। इस तरह नहीं कि एक स्टूडेंट जो है उसका कोर्स है, तो कोर्स में आप एक ही सेल में एक ही बॉक्स में यहाँ पे आप मैथमेटिक्स भी लिखते, आप कंप्यूटर साइंस भी लिखते और आप फिज़िक्स भी लिखते नहीं। उसके लिए आप कोर्स में अलग अलग क्या करें, उसके लिए वो एक रिकॉर्ड बनाएं, ठीक है। तो वो क्या होगा, यूनिकनेस उसमें होगी। इसके बाद जब हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म पढ़ेंगे तो इससे पहले कीज़ हमारे लिए ज़रूरी है कि हमारे पास प्राइमरी कीज़ क्या है, फॉरेन कीज़ क्या है, तो ये ज़रा सा पढ़ते हैं, ठीक है। तो ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं कि हमारे पास क्या है। एक एट्रीब्यूट है, एक वैल्यू है, जिसके ज़रिए हम एक रिकॉर्ड को रिट्रीव कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है, डिस्क्राइब कर सकते हैं यूनिकली, ठीक है। ये हमारे पास की है। अब प्राइमरी की कौन सी की होती है? प्राइमरी की हमारे पास एक टेबल में एक एट्रीब्यूट होता है, कॉलम होता है, फील्ड होता है, जिसके ज़रिए हम हर एक रिकॉर्ड को, अगर वो एम्प्लॉय टेबल है तो एम्प्लॉय के हर रिकॉर्ड को, अगर वो स्टूडेंट का टेबल है तो स्टूडेंट के हर रिकॉर्ड को हम यूनिकली क्या करें, आइडेंटिफाई करें, उस रिकॉर्ड को यूनिकली डिस्प्ले करें, ठीक है। तो हमारे पास प्राइमरी की का जो मेन रोल है वो ये है। बुलेट बाय बुलेट यहाँ पे ज़रा सा पढ़ते हैं, बिल्कुल इजी इंग्लिश में यहाँ पे लिखी गई है। प्राइमरी की इज़ अ सिंगल कॉलम वैल्यू यूज टू आइडेंटिफाई अ डेटाबेस रिकॉर्ड यूनिकली। वही प्रीवियसली बात है जो कि यहाँ पे हुई है की। प्राइमरी की के नॉट बी नल, हमारे पास प्राइमरी की नहीं हो सकती, ठीक है। अगर एक स्टूडेंट को उसकी रजिस्ट्रेशन नंबर या आईडी ही असाइन नहीं हुई हो तो किस तरह हम उसकी आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस में करेंगे? बिल्कुल नहीं कर सकते। नाम से अगर हम करेंगे तो उस नाम से तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, बहुत सारे एम्प्लॉय होंगे, उसमें डुप्लिकेट डेटा आ सकता है। तो ये एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है कि हम नाम को क्या करें, प्राइमरी की बनाए। वो हमेशा ऐसी एट्रीब्यूट होगी जो कि हमारे पास मतलब उसमें नल भी ना हो और एम्बिगुअस भी ना हो। प्राइमरी की वैल्यू मस्ट बी यूनिक, वो यूनिक होनी चाहिए। द प्राइमरी की मस्ट बी गिवन अ वैल्यू व्हेन अ न्यू रिकॉर्ड इज इंसर्टेड।
यहाँ पे कहा गया है कि अगर बिल्कुल आखिरी बुलेट में जैसे जैसे ही हम उसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करते करेंगे तो उसके साथ साथ जो है हम उसको आईडी भी असाइन करेंगे। सपोज़ हम रियल लाइफ एग्ज़ाम्पल लेते हैं। हमारे पास स्टूडेंट्स है, तो जैसे ही न्यू स्टूडेंट्स आते हैं सेमेस्टर में डिफरेंट डिपार्टमेंट में, वो डिफरेंट कोर्सेज लेते हैं, तो उसकी डिफरेंट आईडी जो है जनरेट होती है और उसको असाइंस होती है डिफरेंट आईडीज़। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मतलब यह है कि जैसे ही हमारे पास रिकॉर्ड ज़्यादा होती जाती है तो उसके साथ साथ प्राइमरी कीज़ भी जनरेट होती है उसके लिए। ठीक है, अब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की तरफ चलते हैं। सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए शर्त ये है, ये कंस्ट्रेन है, ठीक है, ये रूल्स है, ये प्रिंसिपल है कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में मस्ट होना चाहिए। ये बुलेट आप देख ले। फर्स्ट रूल 1, बी इन फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म। तो अगर आप सेकेंड नॉर्मल फॉर्म नॉर्मलाइजेशन में जाना चाहते हो, टेबल को उसमें कन्वर्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपने ये देखना हो कि वो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में है या नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, उसको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, सेकेंड रूल क्या है? सेकेंड रूल सिंगल कॉलम प्राइमरी की। उसमें प्राइमरी की जो है वो एक ही कॉलम से हम क्या करेंगे, बनाएंगे। कंपोजिट की तरह या बहुत सारे उसके अलावा भी, कंपोजिट के अलावा भी एक की था हम लोगों ने पढ़ा था, जिसमें बहुत सारे जो कॉलम्स हैं वो कंबाइन करके, एट्रीब्यूट को कंबाइन करके उसको प्राइमरी की सपोज करते हैं। तो दूसरा शर्त ये है कि हमारे पास जो प्राइमरी की होगी वो एक ही एट्रीब्यूट होगा। ठीक है, ये दो जो है कंस्ट्रेन है किसके लिए? सेकेंड नॉर्मल फॉर्म के लिए। ठीक है, थर्ड बुलेट में क्या लिखा है? यहाँ पे लिखा है कि इट इज़ क्लियर that we cannot move forward to make our simple database in second normalization form unless we partition the table। जब तक हम अपने टेबल को जो कि डेटाबेस में होती है और उसको सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में लेके जाएंगे, उसमें कन्वर्ट करेंगे, जब तक उसको मल्टीपल टेबल में मतलब डिवाइड नहीं करेंगे, एक से ज़्यादा टेबल्स में वो डेटा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, तो हम मतलब सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में नहीं मूव हो सकते, हम कन्वर्जन नहीं कर सकते सेकेंड नॉर्मल फॉर्म में। ठीक है, इसका सिंपल मतलब यही है, तो ये आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो प्रीवियस हमारे पास जो एग्जाम्पल था उसमें ये मेंबरशिप जो है ये नहीं थी। ठीक है, उसमें कौन कौन से डेटा था? ये हमारे पास फुल नेम था, उसके बाद ये मूवी रेंटेड ये वाला था, फिजिकल एड्रेस था, और ये सैल्यूटेशन ये थी। ठीक है, 1 2 3 और 4 ये थे। ये मेंबरशिप आईडी उसमें नहीं थी। चलिए देखते हैं ज़रा। ये आप देखें, यहाँ पे फुल नेम है और फिजिकल एड्रेस है, मूवी रेंटेड है और सैल्यूटेशन है। ठीक है, ये 4 है, मेंबरशिप इसमें नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आप देखें इसमें मेंबरशिप का हम लोगों ने क्या किया, एक एट्रीब्यूट इंक्रीज़ किया जो कि एक प्राइमरी की का रोल अदा कर रहा है यहाँ पे, कि यूनिकली हर रिकॉर्ड को क्या करे, आइडेंटिफाई करे, डिस्प्ले करे, रिट्रीव करे, व्यू करे, डिलीट करे, अपडेट करे, इंसर्ट जो भी है वो करे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने थर्ड जो जो यहाँ पे पढ़ा ये बुलेट के, जब तक हम टेबल्स में डिवाइड नहीं करेंगे एक टेबल का डेटा, तो हम सेकेंड नॉर्मल फॉर्म नहीं बना सकते। चलिए सही, अब ये जो पूरा का पूरा डेटा है, ये आईडी है, ये उसका नाम है, ये एड्रेस है और ये सैल्यूटेशन है। ठीक है, तो सैल्यूटेशन और ये सारे जो ये जो डेटा है फर्स्ट टेबल का, तो ये पूरा की पूरा एक एम्प्लॉय का क्या है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ये हमारे पास क्या है, ये मूवी रेंटेड के बारे में फुल टेबल है कि भाई फर्स्ट जो मूवी है वो रेंटेड ये है, सेकंड ये, थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये है। ठीक है, अगर एक ही का फुल नेम का 2 3 4 5 रिकॉर्ड है तो इसी तरह आएंगे 1 2 2 2 3 इसी तरह। ठीक है, क्लियर है? अब नेक्स्ट यही जो एक्सप्लेनेशन है ये यही सेकेंड नॉर्मल फॉर्म की है जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। दे के पढ़ते हैं फर्स्ट बुलेट से। वी हैव डिवाइडेड आवर फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म टेबल इनटू 2 टेबल। फर्स्ट टेबल जो फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में थी वो टेबल हम लोगों ने 2 में डिवाइड की, टेबल 1 और टेबल 2, 2 टेबल हमारे पास आ गए। अब टेबल 1 जो है उसमें मेंबरशिप इंफॉर्मेशन है,
उसमें एम्प्लॉय का जो डेटा है वो डेटा मौजूद है, उसमें स्टूडेंट का डेटा भी मौजूद हो सकती है अगर वो स्टूडेंट का डेटाबेस हो, ठीक है। और ये टेबल 1 में है। टेबल 2 में क्या है, टेबल 2 में हमारे पास जो है वो मूवी हाइड है या रेंटेड है वो डेटा है, वो स्टोर है। तो अब यहाँ पे ये बिल्कुल अलग इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है और ये वाला टेबल बिल्कुल अलग इन्फॉर्मेशन स्टोर करता है, ठीक है। दोनों का अब वो एम्बिग्विटी और इसमें जो इनकन्सिस्टेंसी वो सारी चीज़ें थी वो रिमूव हुई। सेकंड बुलेट में यहाँ पे इंक्लूडेड है कि वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ न्यू कॉलम कॉल्ड मेंबरशिप आईडी। मैंने पहले आपको बताया कि यहाँ पे ये जो मेंबरशिप आईडी है ये प्रीवियस टेबल में फर्स्ट फॉर्म में नहीं था, यहाँ पे हम लोगों ने क्रिएट किया है। अब इसका रोल क्या है पढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने मेंबरशिप आईडी का जो एट्रीब्यूट है वो बनाया है, वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, विच इज़ द प्राइमरी की, जो कि हमारे पास की है टेबल 1 में और वो प्राइमरी की है, ठीक है, वो प्राइमरी की है। A record can be uniquely identified in table 1 using member ID। अब ये जो हमारे पास मेंबर आईडी है इसके ज़रिए 1 के ज़रिए ये पूरा रिकॉर्ड, 2 3 इसके ज़रिए हम ईच रिकॉर्ड यूनिकली क्या कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। ये अगर आप देख ले तो ये वो सेकंड टेबल है और जिसमें ये मेंबरशिप आईडी है, ठीक है। तो ये आईडी हमारे पास की है और इस की के ज़रिए हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करेंगे। लेकिन यहाँ पे अगर आप देख लेंगे तो ये हमारे पास मेन पेरेंट टेबल है, ये हमारे पास चाइल्ड टेबल है। ये आईडी पहले यहाँ पे जनरेट हुई है और यहाँ पे अगेन यूज़ हो रही है। मेन टेबल ये है, चाइल्ड टेबल ये है। तो प्राइमरी की ये होगी, ये हमारे पास फॉरेन की होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आते हैं डेटाबेस फॉरेन की। इन टेबल 2 मेंबरशिप आईडी इज़ द फॉरेन की, ठीक है। जिस तरह मैंने आपको वहाँ पे एक्सप्लेन किया कि हमारे पास फर्स्ट जो पेरेंट टेबल है वहाँ पे यही कॉलम मौजूद है, ठीक है, एट्रीब्यूट ये मौजूद है, वो प्राइमरी की है। लेकिन किसी दूसरे टेबल में वही प्राइमरी की यूज़ हुई है और वहाँ पे स्टूडेंट का, एम्प्लॉय का, कोई भी हमारे पास अगर रिकॉर्ड को डिस्प्ले करना है इसी प्राइमरी की के ज़रिए दूसरी टेबल में, तो ये वहाँ पे फॉरेन की होगी। वहाँ पे फिर दूसरे टेबल में प्राइमरी की नहीं होगी। क्यों? क्योंकि मेन टेबल में ऑलरेडी ये की डिफाइंड हुई है, तो वो प्राइमरी है, फर्स्ट है, और सेकंड में होगी तो वो फॉरेन की होगी, ठीक है। अब फॉरेन की के कुछ करेक्टरिस्टिक है वो हम पढ़ते हैं फर्स्ट बुलेट से। अ फॉरेन की कैन हैव अ डिफरेंट नेम फ्रॉम इट इज़ प्राइमरी की। ये पॉसिबल है प्राइमरी की के लिए कि उसका नाम में भी चेंज हो, लेकिन प्राइमरी की में नाम चेंज नहीं हो सकता, ठीक है। इट इंश्योर रोज इन वन टेबल हैव करस्पॉन्डिंग रोज इन अनदर, ओके। ये मस्ट देखेगा कि वो जो प्राइमरी की है वो फर्स्ट टेबल में है और एक दूसरे टेबल में जब ये हम यूज़ करेंगे तो वो एक प्राइमरी की उस पर सपोज हम करेंगे, ठीक है। अनलाइक द प्राइमरी की दे डू नॉट हैव टू बी यूनिक। बाज़ुकात हमारे पास यहाँ पे फॉरेन की में ज़रूरी नहीं इसके लिए कि ये यूनिक होगा। तो ये दो जो डिफ्रेंसिएशन है यहाँ पे हम लोगों ने किए कि एक फर्स्ट बुलेट जो है नाम भी इसका चेंज हो सकता है और इसका जो वैल्यू है वो भी बाज़ औक़ात बहुत कम केसेस में हमारे पास यूनिक नहीं हो सकती, ठीक है। जबकि प्राइमरी की में मस्ट यूनिक होगी, ठीक है। अब यहाँ पे आखिरी बुलेट अगर आप देख ले, फॉरेन की कैन बी नल, और प्राइमरी की हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा कि प्राइमरी की तो नल नहीं हो सकती। अगर एक स्टूडेंट है उसको आईडी ही असाइन नहीं हुई तो किस तरह हम उसका क्या करेंगे, डेटा मालूम करेंगे। तो प्राइमरी की नल नहीं हो सकती, सेकंड फॉरेन की सकती है, ठीक है। यहाँ पे आप देखें ये एग्जाम्पल जो गिवन है, ये नीचे हमारे पास पेरेंट टेबल है, ये मेंबरशिप आईडी है, फुल नेम है, फिजिकल एड्रेस और सैल्यूटेशन है। तो यहाँ पे अगर आप देख ले ये प्राइमरी की है, ये देखें, और ये हमारे पास फॉरेन की है। पहले यहाँ पे की जनरेट हुई थी और यूनिकली आईडी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई मतलब हम लोगों ने अगर किया हो तो कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो है ये एज आ प्राइमरी की यूज़ हुई है, लेकिन ये सेकंड चाइल्ड टेबल है तो ये हमारे पास क्या है, ये फॉरेन की है। कुछ यहाँ पे और करेक्टरिस्टिक इन लोगों ने लिखी है कि फॉरेन की रेफरेंस
प्राइमरी की भाई, ठीक है। ये किसको फॉलो करता है? ये प्राइमरी की को फॉलो करता है, ठीक है। फॉरेन की कैन ओनली हैव वैल्यू प्रेजेंट इन प्राइमरी की, ठीक है। यहाँ पे जो वैल्यू होगी, नाम होंगे वो सेम यहाँ पे, मतलब ये जो इसकी आईडी है, ये नाम तो ये है, ये आईडी जो है ये मस्त यहाँ पे मतलब होना चाहिए। ये 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3 होना चाहिए। यहाँ पे अगर 1 2 3 है और यहाँ हम 10 लिखेंगे कि इसकी आईडी 10 है, तो फिर ये डेटा हम डिस्प्ले, ये कनेक्शन हम नहीं बना सकेंगे, ठीक है। अच्छा, ये प्राइमरी की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है? यहाँ पे एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ, एग्ज़ाम्पल है, इससे क्लियरली वो हो जाएगा, ठीक है। कि हमारे पास प्राइमरी की क्यों इसकी ज़रूरत होती है, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फॉरेन की, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। ये हमारे पास दो टेबल है, एक हमारे पास जो है पेरेंट टेबल है, ये नीचे ये वाला, और ये वो दूसरा टेबल था जो चाइल्ड टेबल था। तो यहाँ पे देखें, इंसर्ट अ रिकॉर्ड इन टेबल 2 वेयर मेंबर आईडी इज इक्वल टू दिस। हम उस रिकॉर्ड में डेटा इंसर्ट करना चाहते हैं जिसकी आईडी 101 हो, सेकेंड टेबल में, चाइल्ड टेबल में हम कह रहे हैं, ठीक है, टेबल 2 में। बट मेंबरशिप आईडी 101 इज नॉट प्रेजेंट इन टेबल 1। ये नाम नहीं है, आईडी की हम बात कर रहे हैं कि ये 101 आईडी तो टेबल 1 पेरेंट टेबल में मौजूद ही नहीं है, तो ये रिकॉर्ड आपने कहाँ से लिया, ठीक है। जबकि पूरे की पूरा आईडी जो है वो रेफरेंस होती है प्राइमरी की से, पेरेंट टेबल से, तो आपने आईडी तो पेरेंट टेबल से ली है। अब आपके पास या तो आपने मिस्टेक किया है, इस वजह से चाइल्ड टेबल में आपकी आईडी चेंज है, वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इस वजह से फॉरेन की जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कि रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करे, और ये जो है मस्ट जो है ये आईडी होगी, ठीक है। तो अगर हम इस तरह करेंगे, ये डिफरेंट आईडी देंगे जो कि पेरेंट टेबल में ना हो, तो क्या होगा, डेटाबेस विल थ्रू एन एरर, दिस हेल्प इन रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, ठीक है। तो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी और वो उसमें आ सकती है। अब यहाँ पे लिखा है कि ये जो ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ये कौन सी डिपेंडेंसी है, ठीक है। एग्जाम्पल से पढ़ते हैं, फिर थ्योरी पर भी आते हैं। फंक्शनल डिपेंडेंसी का मतलब ये है कि अगर हम एक टेबल है हमारे पास और एक उसमें हम एक नॉन की एट्रीब्यूट को चेंज करना चाहे, और वो एट्रीब्यूट हम चेंज करें और इसके साथ दूसरा एट्रीब्यूट भी उसके साथ उस पर डिपेंडेड हो, ठीक है, उस पर डिपेंडेंट हो और वो भी चेंज हो जाए, तो ये हमारे पास क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसी है। यहाँ पे फर्स्ट जो है वो हमारे पास फीमेल से, आप देखें सैल्यूटेशंस उसके, वो है मिसेस, ठीक है, दोनों ये मिस्टर्स है। ये फुल नाम अगर मैं यहाँ पे चेंज करूँ, मैं भी यहाँ पे जो है एक फ़ीमेल का नाम आ जाए, तो फिर ये क्या होगा, ये बिल्कुल इसी के साथ रिलेटेड है, ये इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। ये जो है, ये जो उसका फर्स्ट जो हम वो सिंबल लगाते हैं मेल फीमेल के लिए, तो ये फुल नाम चेंज करूँगा, हो सकता है मैं यहाँ पे कोई फ़ीमेल का नाम लिख दूँ, ठीक है। तो ये इस पे डिपेंडेंट है। ये डिपेंडेंसी कौन सी डिपेंडेंसी है, ये ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे आप, तो आपको क्लियरली वो समझ आ जाएगा। A transitive function dependency is when changing a non-key column might cause any of the other non-key column to change। वो कॉलम जो हमारे पास नॉन की हो, वो प्राइमरी सेकेंडरी फॉरेन की कोई भी ना हो, की ना हो, तो अगर वो एट्रीब्यूट दूसरे एट्रीब्यूट को इफेक्ट करता हो, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो, ठीक है, तो ये हमारे पास ट्रांजिटिव फंक्शनल डिपेंडेंसी है, ठीक है। यहाँ पे कंसिडर टेबल 1 चेंजिंग द नॉन की कॉलम फुल नेम में चेंज सैल्यूटेशन। तो यहाँ पे जो सिंबल है सैल्यूटेशन है, ये चेंज हो सकती है अगर हम क्या करें, फुल नेम को क्या करें, हम चेंज करें, ठीक है। ये हमारा आज का लेक्चर था। आप ख़ुद पढ़ें, एक दफ़ा पढ़ें, दूसरी दफ़ा पढ़ें, जिस जगह पे आपको प्रॉब्लम हो तो आप क्यूरीज के ज़रिए, ईमेल्स के ज़रिए पूछ सकते हो। हम मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको गाइड करूंगा, और वो जो इशू हुआ वो क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट और सेकंड नॉर्मल फॉर्म हम लोगों ने पढ़ा। इंशाल्लाह नेक्स्ट के लिए नेक्स्ट लेक्चर में जाएंगे और वहाँ पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।